हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BMJNB क्लासेस। तो बच्चों, आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 8 के लिए करने वाले हैं। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 7 तक कर चुके हैं, जिसमें हमने मैथ्स वाले सेक्शन को कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा है और प्रैक्टिस सेट को नहीं लगाया है तो लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाओ, लिंक पर क्लिक करो। मैंने वहां पर प्लेस मार रखी है प्रैक्टिस सेट मैथ करके, वहां पर आपके लिए सारी क्लासेस, सारे प्रैक्टिस सेट वहां से मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे शाम को 7 बजे आपका क्लास का जो नोटिफिकेशन है आपके पास में पहुंच जाना चाहिए। क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की भी तैयारी कराई जा रही है। डेली क्लास शाम को 7 बजे स्टार्ट हो जाती है। टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो इसको भी कर सकते हो। लिंक इसका भी दोनों काम के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर लिंक पर क्लिक करो, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। अशोका बैच को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो कर सकते हो, मात्र 1200 रुपये चार्ज है। इसमें आपके लिए 20 से 25 या 30 प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेंगे। चैप्टर वाइज PDF प्रोवाइड की जाएगी और स्पीड टेस्ट आपका 15 दिन में एक चल रहा है और आने वाले टाइम में आपका इसकी संख्या बढ़ा दी जाएगी। अगर आपको इसके रिगार्डिंग बात करनी है तो व्हाट्सअप नंबर ये दे रखा है, ये व्हाट्सअप या हमसे कॉल के थ्रू बात कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शेयर कर दो, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी लगा दो। सभी बच्चे जो जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की साल तैयारी कर रहे हैं, आपके दोस्त, उनको जल्दी से भी शेयर कर दो। फिर करेंगे स्टार्ट क्लास के लिए। जल्दी से भाई इतना काम करो सभी बच्चे, और अपने अपना प्रेजेंट अभी तक नहीं लगाई है तो लाइक का बटन भाई दबा दो और आपकी वहां से प्रेजेंट लग जाएगी। क्वेश्चन नंबर 41, 0.025 इंटू 0.01 अपॉन 2 आ जाएगा। सही है। कैसे करोगे इसके लिए? तो यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, पॉइंट को हटाया और 2 जीरो बढ़ जाएंगे, बढ़ गए। अब यहाँ से हमारे सामने इस तरह का नंबर आ गया 1 अपॉन 200। अगर हम इसके लिए भाग देंगे तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, जीरो बढ़ाना पड़ेगा। सही है। अब भी भाग नहीं जाएगा, फिर जीरो बढ़ाएंगे, फिर जीरो बढ़ाएंगे, अब भी नहीं जाएगा, फिर जीरो बढ़ाएंगे, फिर जीरो बढ़ाएंगे। ये आपको चीज़ों को डिटेल से बताया गया है कि किस तरह से करना है। अब आपका चला जाएगा 5। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये निकल कर आ गया। सही है। अब मैंने बताया था डेसिमल नंबर की मल्टीप्लाई कैसे करनी है। आप भूल जाओ कि इसमें दशमलव लगा हुआ है तो क्या आ जाएगा, 25 पंजे 125। अब पॉइंट के बाद की डिजिट देख लो कितनी हो रही है। यहाँ से 3 हो रही है, यहाँ से 3 हो रही है, मतलब 6 हो रही है। तो 1 2 3 4 5 6। ये ऑप्शन को चेक करोगे तो आपका ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन अगर आप देखोगे तो थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल मैच कर रहा है। तो आसान सा क्वेश्चन था। ये सब चीज़ों को डिटेल से आपको बताया गया है जब हमने पहली बार सिलेबस किया था, तो कुछ भी आपका छोड़ा नहीं गया था। छोटी से छोटी मतलब बेसिक से बेसिक चीज़ को समझाया गया है। चलो बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। 42 क्वेश्चन की अगर बात करें, आपके सामने 4 फ्रैक्शन दे रखी हैं और आपसे कहा गया है कि स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सी होगी। तो बताया है मैंने तरीका आपके लिए, बेसिक मेथड क्या बताया है कि आप डिनोमिनेटर पार्ट से न्यूमरेटर के लिए भाग दो, नीचे वाले पार्ट से ऊपर के लिए भाग देकर देख लो। जिसका डेसिमल नंबर क्या होगा, सबसे छोटा होगा, वो फ्रैक्शन आपकी सबसे छोटी हो जाएगी। तो आप यहाँ पर भाग करोगे, पॉइंट लगाओगे, जीरो बढ़ाओगे, 5 8 40 हो जाएगा। सही है। 7 पंजे 35 हो जाएगा। ठीक है। और 7 यहाँ पर पॉइंट लगाओगे, जीरो बढ़ाओगे, 4 7 28 हो जाएगा। और यहाँ पर 3 दूनी 6 पॉइंट लगाया और यहाँ से आपको बचेगा 1 3 3 9। तो सबसे छोटी फ्रैक्शन की अगर बात करें तो 0.15 और 0.8 और 2.3, इनमें जो डेसिमल नंबर है वो किसका सबसे बड़ा है देखो। तो यहाँ पर अगर बात करें हम तो आपको साफ साफ नज़र आ रहा होगा कि सबसे छोटा आपसे पूछी गई है छोटी। तो छोटी इसमें कौन सी हो रही होगी बेटा, 4/5, 4/5। ठीक है। इसमें आपका 4/5 मतलब आपकी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा। एक बार रीचेक कर लेते हैं हम। ये 7 है बेटा। ठीक है, ये 7 है, ये 7। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो ये वाली भी नहीं होगी आपकी। एक बार आंसर में हम चेक कर लेते हैं 41। ठीक है, 41 में आपका बेटा 3 वाला ऑप्शन आ रहा है, मतलब 3/4 आ रहा है, 3/4।
3/4 428, हाँ बिल्कुल सही है, सॉरी। यहाँ पर देखो 0.8 ये हो गया, 5 ये हो गया, और यहाँ पर देखोगे आप तो 0.7 हो रहा है, और यहाँ से 2 हो रहा है। तो किसका कौन सा आपका डेसिमल नंबर बड़ा है, कौन सा सबसे बड़ा ये है, और उससे छोटा आपका ये है, उससे छोटा ये है, तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा 0.7। आपको मैंने बताया है किस तरह से देखना है कि पॉइंट के पहले वाली डिजिट देख लो, वहां से अगर आपको पता लग रहा है तो वहां से आप देख सकते हो, पॉइंट के बाद वाले डिजिट देख लो, वहां से अगर देख सकते हो तो वहां देख लो। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा बेटा 0.7 आपका बिल्कुल से हो जाएगा। मतलब 0.7 आपका 3/4 का डेसिमल नंबर है। इसका मतलब फ्रैक्शन आपकी थर्ड वाली 3/4 स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगी। चलो क्वेश्चन नंबर 43। ये 43 का क्या है आंसर, आप सभी को बताना है कमेंट सेक्शन में। आप अभी नोट कर लो 43 क्वेश्चन, और 43 का जो भी आपका ऑप्शन है वो क्लास के बाद में, ये होमवर्क में क्वेश्चन है, सभी को बताना है। छोटी आपसे पूछी गई है संख्या, सभी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 44 है इसका भी आंसर सभी बताना है, और इस तरह का क्वेश्चन लगभग बोल सकते हो, अगर आपने 8 सेट किए हैं तो 8 में से 7 सेटों में इस तरह का क्वेश्चन देखने के लिए मिला है। तो सभी बच्चे इसका भी आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 44 का भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये वो वाला क्वेश्चन है। तो सभी बच्चे इसके लिए लास्ट में कमेंट सेक्शन बताएंगे। तो हमारे 2 क्वेश्चन होमवर्क में हो गए 43 और 44। बाकी आगे जो भी क्वेश्चन होंगे तो उसके लिए भी हम बता देंगे, अगर लगेगा कि हाँ आपको ये होमवर्क में देना चाहिए, क्योंकि हमने कर चुके हैं क्वेश्चन के लिए। 651 का निकटतम सैकड़ा तक सन्निकट मान होगा। सन्निकट मान का मतलब यहां पर आपसे बात करें तो ऑप्शन पहले देख लो। ऑप्शन 700 दे रखा है, बी ऑप्शन दे रखा है 620, सी ऑप्शन दे रखा है 650, और डी ऑप्शन दे रखा है 600। और क्वेश्चन ने आपसे कहा है कि इसके निकटतम बताना है 651, निकटतम सैकड़ा, नियरेस्ट 100। मतलब इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 651 का नियरेस्ट 100 है, निकटतम सैकड़ा है। तो मैंने आपके लिए बताया था, वैसे तो यहाँ से भी आप देख सकते हो कि कौन सा पास में है। तो 651 की अगर हम बात करें तो 651 किसके पास में पड़ रहा है, सबसे पहले सबसे पास में किसके है, तो आप कहोगे सर 620 के सबसे पास में पड़ रहा है, सही है। लेकिन क्वेश्चन ने कहा है कि भाई निकटतम सैकड़ा चाहिए, नियरेस्ट 10 नहीं चाहिए। अब देखो यहाँ पर क्या 700 पड़ रहा है, क्या 600 पड़ रहा है, क्या ये पड़ रहा है, तो कौन सा पड़ रहा है। अगर आपको इस तरह से नहीं देखना है तो एक काम करो, 651 हमने संख्या लिख ली, 1 10 100 हमने 100 किया, तो जिस प्लेस की बात कर रहे हैं कहा गया है नियरेस्ट 100, तो हम काउंटिंग कर लेंगे 1 10 100, इकाई दहाई सैकड़ा कर लेंगे। अब हम जैसे सैकड़े पर पहुंचेंगे तो सैकड़े के राइट वाली, जस्ट राइट वाली जो डिजिट है उसे देखेंगे हम। क्या, जिस प्लेस की बात कर रहे हैं वहां तक हमने काउंटिंग कर ली। उसके बाद हमें उसके सीधे हाथ की तरफ वाली डिजिट देखनी है। अब उसमें आपको देखना क्या है, अगर 5 हो रही है या 5 से प्लस हो रही है डिजिट, 5 हो रही है या 5 से प्लस हो रही है, मतलब 5 हो रही है, 6 हो रही है, 7 हो रही है, 8 हो रही है, 9 हो रही है, ठीक है, तो ये हो रही है। तो आपको क्या करना है, आपको इस वाले नंबर में जो डिजिट आपसे कही गई है सैकड़े की प्लेस, उसमें क्या कर देंगे बेटा, हम एक ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 7, और बाकी जो डिजिट दे रखी है आपको उसको क्या कर दो, 0 0 कर दो। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कितना हो जाएगा बेटा, 700 आपका आंसर हो जाएगा। तो 651 की अगर बात करें तो नियरेस्ट 100 जो आपको कितना हो जाएगा 700। यहीं पर अगर 4 हो रहा होता, 4 सही है, तो आपका इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जो 6 का 6 रहता और बाकी डिजिट क्या हो जाती, 0 हो जाती। 5 है या 5 से ज़्यादा है तो जिस प्लेस की बात की गई है उसमें आप 1 ऐड करो, बाकी जितनी भी डिजिट है उनको सबको क्या कर दो बेटा, 0 कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा, ये नियरेस्ट 100 निकल कर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है बेटा, इसमें एक वाला बिल्कुल सही हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 45 में सही है बिल्कुल। चलो अब बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। 46 क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बताओ कितना इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन ने कहा है कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म महत्तम समावर्तक बन है, कौन सा पेयर ऐसा है जिसका HCF करने पर 1 आएगा। तो 5,15, 4,40, 3,15 और डी ऑप्शन है 2,5। ऐसा कौन सा युग्म है, ऐसा कौन सा जोड़ा है, ऐसा कौन सा पेयर है जिसका HCF करें
तो 1 आ जाए। अगर हम इसका निकालेंगे तो इसका बेटा 5 आएगा, 5 3 जा यहाँ से हो रहा है, यहाँ से आपका 4 आएगा, यहाँ से आपका 3 आएगा, और 2 और 5 का अगर आप निकालोगे तो यहाँ से आपका देखोगे 2 2 जा 4 हो जाएगा, एक बचा, एक से डिवाइड करोगे 2 के लिए तो 1 2 जा 2। सही है, तो एक क्या आ गया बेटा, HCF निकल कर आ गया। तो हम कह सकते हैं क्या कि 2,5 का HCF क्या है, आपका 1 आ रहा है। मतलब जो ये वाला युग्म है 2,5 एक पेयर है, इसका HCF निकालेंगे तो 1 आएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या है, 4 वाला आपका क्वेश्चन के ऑप्शन से बिल्कुल मैच करेगा। चलो बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। 47 पर क्वेश्चन नंबर 47 है, एक स्कूल 7:40 पूर्वाह में आरंभ होता है। 7:40 बजे क्या हुआ बेटा, ये आपका आरंभ हुआ, मतलब प्रारंभ होता है, स्टार्ट होता है। इसमें 5 घंटे 30 मिनट कार्य चलता है। 5 घंटे 30 मिनट कार्य चलता है। स्कूल किस समय बंद हुआ। जैसे आप स्कूल जाते होगे, मान लो आपकी 7 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है और आपकी छुट्टी हो गई 12 बजे। इसका मतलब 7 बजे से 12 बजे तक उसमें काम चला या पढ़ाई हुई। 7 से 12 बजे तक पढ़ाई हुई, तो मैं आपसे पूछूं कितने घंटे पढ़ाई हुई, तो आप कहोगे सर 5 घंटे पढ़ाई हुई। वही चीज़ सेम इसमें पूछी गई है कि अगर कोई स्कूल 7:40 बजे सुबह को प्रारंभ होता है और 5 घंटे 30 मिनट काम चला, तो वह किस समय तक काम चला, वो समय बताना है। तो यहाँ पर 7:40 बजे स्टार्ट हुआ और 5 घंटे बेटा क्या हुआ है, इसमें काम चला है। तो यहाँ पर देख लो आपका कितना आ जाएगा, 0 और 4 3 7, यहाँ 7 5 12 आ जाएगा। मतलब 12:70। क्या आपके कभी भी 12:70 हुए हैं आपकी घड़ी में? नहीं होते हैं, क्योंकि जैसे ही 60 मिनट कंप्लीट होते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा 1 घंटा उधर चला जाता है। तो यहाँ पर हम ऐसे कह सकते हैं, ये कितने बेटा मिनट हैं, 70 मिनट है। मैं कहूँ 70 मिनट में कितने घंटे होंगे, बताओ 70 मिनट में कितने घंटे होंगे, तो आप कहोगे सर 1 घंटा और 10 मिनट होगा। 1 घंटा 10 मिनट होगा। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट हो रहे हैं। यहाँ से बेटा क्या बन जाएगा, 1 घंटा बन जाएगा, और प्लस 10 मिनट हो रहे हैं। तो देखो मिनट वाला पार्ट मिनट में रहेगा और जो घंटे वाला पार्ट है वो घंटे में पहुंच जाएगा। तो 60 मिनट को क्या मैं घंटा बोल सकता हूँ, 1 घंटा। तो 60 मिनट मतलब 1 घंटा, और 1 घंटे वाला पार्ट कहाँ पहुँच जाएगा बेटा, घंटे में पहुँच जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखना है, घंटे वाला पार्ट हमेशा घंटे में जाएगा। आप कहो मिनट वाले पार्ट में जोड़ दूँ तो ये गलत हो जाएगा आपका। तो 1 घंटा बेटा जैसे ही 1 घंटा बन गया तुरंत कहाँ पहुँच जाएगा, इसमें पहुँच जाएगा। अब 12 के बाद 12 में अगर 1 घंटा जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, होगा 13। और 13 आपका क्या है, आपकी वॉच में बजता नहीं है। तो 12 के बाद क्या आता है, 1 बजता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 घंटा, सॉरी हाँ 1 बजकर क्या हो जाएगा, 10 मिनट। बताओ 1 बजकर आपका 10 मिनट, देखो ऑप्शन को, 1 बजकर 10 मिनट। अब इसमें देखो अगर बात करोगे तो इसमें पूर्वाह्न दिया हुआ है, अपराह्न दिया हुआ है, तो इसमें कौन सा आएगा। अपराह्न का मतलब होता है, मतलब PM, 12 बजे के बाद की बात की जा रही है, और ये सुबह का टाइम है। 7:40 बजे क्या है, सुबह का टाइम है। और उसने क्या किया भाई, काम कब कितना चला, 5 घंटे 30 बजे तक चला। तो इसमें 12 बजे के बाद तक चला है, इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका ऑप्शन नंबर देखोगे तो इसमें कौन सा आ जाएगा, अपराह्न वाला, PM। सही है, तो हिंदी वालों को ध्यान देना है और इंग्लिश वालों को समस्या नहीं होगी, उसमें AM PM होता है। और इसमें अपराह्न पूछ सकता है, पूर्वाह्न भी पूछ सकता है, या सुबह का टाइम भी पूछ सकता है, इस तरह से पूछ सकता है। चलो आई होप आपके लिए भाई क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 की अगर बात करें बेटा, तो इसमें 800 और 900 के बीच की बात की गई है। कहा गया है 800 और 900 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 13 और 17 से पूर्णतया विभाजित हो जाएं। 13 और 17 से, 13 और 17 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएं 800 और 900 के बिटवीन 800 एंड 900 हाउ मैनी नंबर्स आर डिविजिबल 13 एंड 17। ये आपसे
पूछा गया है। अब यहाँ पर देख लो, सबसे पहले तो ऑप्शन को अगर चेक करोगे तो ऑप्शन सभी आपके 800 और 900 के बीच में है, तो यहाँ से हम क्लियर नहीं कर सकते हैं सभी। तो हमें एक काम करना पड़ेगा कि 13 और 17 का आप एलसीएम ले लो। अगर एलसीएम लोगे तो 13 एकम 13 और 17 और 17 करोगे तो यहाँ से आपका 1, तो 13 और 17 का एलसीएम आपका देखोगे 17 3 51, 17 एकम 17 और 5 22, 221 आ रहा है। सही है। अब ये एलसीएम निकल कर आया है, इस एलसीएम से हम ऑप्शन में भाग कर देख लेंगे। जो ऑप्शन क्या है 221 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, इट्स मीन वो ऑप्शन आपका 800 और 900 के बीच में नंबर होगा। सही है। तो यहाँ पर हम एक काम करके देखते हैं, हम यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन लिख लेते हैं 868, बी ऑप्शन 878, सी ऑप्शन है आपका 884 और डी ऑप्शन है आपका 888। सही है। तो इसमें कौन सा जा सकता है बेटा? आप इससे इसमें भाग कर देखोगे तब ये भी नहीं कटेगा, इससे इसे भाग कर देखो तब भी ये भी नहीं डिवाइड होगा, इससे इसे करोगे ये भी नहीं होगा। अगर आप 884 के लिए डिवाइड करोगे तो आप यहाँ से साफ साफ देखोगे कि 4 बार जा रहा है, तो कितना चला जाएगा बेटा? आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि आपका 800 और 900 के बीच में है और 13 और 17 दोनों से क्या है, ये विभाजित है। अगर इससे विभाजित है, उसके एलसीएम से विभाजित है इन दो संख्याओं के, इट्स मीन्स 13 से भी हो जाएगा और 17 से भी क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बेटा इसमें सी वाला बिल्कुल सही होगा। बताओ सभी की क्लियर हो गया? अभी तक भाई यहाँ पे कितने क्वेश्चन सही गए, जल्दी से बता दो। कुछ बच्चों के भाई अच्छे जा रहे हैं, 17 आ रहे हैं, किसी के 18 आ रहे हैं, लेकिन कोशिश करो कि 20 में से 20 लाने की, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल अगर देखें तो क्वेश्चन इतने आपके उस तरह के हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं है। सही है। तो आपके 19 मार्क्स आने चाहिए। अगर 19 आ रहे हैं तो समझ सकते हो कि आप बिल्कुल सही हो, सही ट्रैक पर हो, आप सही अच्छी तरीके से इसका मतलब मेहनत कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 49 देखो, 5 सही 1/16 का वर्गमूल बताना है, स्क्वायर रूट। तो 16 पंजे 80 और 1 81/16 कैसे निकालोगे? इसका वर्गमूल 81 का 9 होता है और इसका क्या होता है 4, तो 4 दूनी 8 और यहाँ से 2 सही 1/4 आपका इसका वर्गमूल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है बेटा? 1 वाला बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर हमारा है 50। लगभग अभी तक हमने 7 सेट किए हैं और अगर आपने ठीक से देखा होगा तो हमें ऐसा नजर आता है कि लगभग सिमिलर ही क्वेश्चन है, बस एक ही पैटर्न पर क्वेश्चन हर सेट में दिए हुए हैं। दो संख्याओं में से 9:6 का अनुपात है। तुरंत बना लो दो संख्याएं, 9x और एक बना लेनी है 6x। बना ली हमने और इनका योग 450 है। अगर हम इन दो संख्याओं का योग कर दें तो 450 है, 9 और 6 15x आ जाएगा, यहाँ से बराबर 450 आ जाएगा। x की वैल्यू निकालोगे तो 450 बटे क्या हो जाएगा बेटा 15, 15 से काटोगे 15 तियाँ 45, तो x बराबर क्या आ जाएगा बेटा 30 आ जाएगा। तो x बराबर हमारा 30 आ गया। अब क्वेश्चन ने आपसे कहा है कि वो संख्याएं बताओ, तो हमने एक संख्या मानी थी 9x, तो यहाँ से 9 इंटू एक्स कितना आ गया बेटा 30, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा 270। और एक संख्या हमने मानी थी 6x, तो 6 इंटू 30 बराबर क्या आ जाएगा 180 आ जाएगा। तो ये संख्याएं देखोगे अगर आप तो 270 और 180, आपका ऑप्शन नंबर क्या है 2। तो वो संख्याएं कौन सी हैं? वो संख्याएं 270 और 180 हैं। इनका अगर आप योग करोगे तो आपका 450 आ जाएगा और इनका रेशियो निकालोगे तो 9:6 आपका देखने के लिए मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें 2 वाला आपका राइट ऑप्शन है। चलो क्वेश्चन नंबर 51 पर। क्वेश्चन नंबर 51 देखो, यदि राहुल को एक कमीज बनाने के लिए 2 सही 2/5 मीटर कपड़ा चाहिए,
राहुल को एक कमीज बनाने के लिए 2 × 2/5 मीटर कपड़ा चाहिए, तो उसे 4 कमीजें बनाने के लिए कितने मीटर कपड़ा चाहिए। आसान सा क्वेश्चन है। देखो, एक कमीज बनाने के लिए कितना कपड़ा चाहिए। 2 × 2/5 मतलब 5 दूनी 10 और 2 12, 12/5 मीटर कपड़ा चाहिए। ये कितना चाहिए एक कमीज को बनाने के लिए। अब भाई क्या है, अब राहुल को भाई 4 कमीज बनवानी है, तो एक कमीज बनाने के लिए इतना मीटर कपड़ा चाहिए, तो 4 बनवाने के लिए ज़्यादा कपड़ा चाहिए होगा। तो ज़्यादा के लिए बेटा क्या होगा, आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ से 12 चौक 48/5, 5 नियम 45, यहाँ से 4/5, तो 9 सही 4/5 मीटर कपड़ा क्या होगा, उसको ज़रूरत पड़ेगी 4 कमीजें बनवाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका देखेंगे, ऑप्शन नंबर 9 पंजे 45, 4 49 होते हैं, यहाँ से बेटा 3 आ जाएगा। ठीक है, 9 होल 3/5, ऑप्शन नंबर 1 आया समझ में। बताओ, फिर बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। जल्दी से बताओ, कोई समस्या हो तो जल्दी से भी कमेंट करके बता दो सभी बच्चे, और जो हमारे साथ में अभी जुड़ा है ना, तो जल्दी से भाई लाइक का बटन दबा देंगे सभी। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो क्वेश्चन नंबर अगला है, बताओ इसके लिए क्वेश्चन नंबर 52। 10 कुर्सियों और 6 मेजों का औसत मूल्य क्या है, 30 है। अब इस क्वेश्चन को भाई ध्यान से समझ लो, वरना इसमें मिस्टेक कर दोगे और कुछ बच्चों को इसमें समस्या भी नहीं आएगी। अगर इसके क्वेश्चन से जान पहचान की है, क्वेश्चन को अच्छे से समझा है, तो क्वेश्चन में बेटा कुछ नहीं है। और 6 मेजों का औसत मूल्य है, यहाँ पर औसत लिख लेना। जो औसत है ना, इसका बहुत बड़ा खेल है। अगर औसत नहीं होता तो ये आसान क्वेश्चन था। देखो, क्वेश्चन ने कहा है कि 10 कुर्सी और 6 मेजों का औसत मूल्य की बात करें तो कितना होगा, 30 रुपया है। अब यहीं पर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर बेटा ये 30 रुपया लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपके लिए कुर्सी या मेज 30 रुपए की मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ क्वेश्चन में बीच में हुआ है। क्या हुआ है वो आपको देखना है। 30 रुपए की तो भाई ये मिल ही नहीं सकती है। कुर्सी क्या इतनी सस्ती मिल जाएगी, मेज क्या 30 रुपए की मिल जाएगी, और वो भी दो दो चीजें हैं, कुर्सी और मेज 30 रुपए मिल जाएगी, नहीं मिल सकती ना। तो आपको देखना औसत का मतलब क्या होता है कि एक की बात की गई है। यहाँ पर कितनी है, 10 और 6। टोटल की बात करें तो यहाँ पर 10 कुर्सी हो रही हैं और 6 क्या हो रही है बेटा, मेज हो रही है। सही है। तो जो 16 यहाँ पर उसने खरीदी है कुर्सी और मेज मिलाकर, तो क्वेश्चन ने कहा है कि अगर एक की बात करें तो एक जो है वो 30 रुपए का है, कुर्सी और मेज। औसत कितना है, एक कुर्सी खरीदें तब 30 की हो रही है, चाहे एक मेज खरीदें तो कितने की हो रही है, 30 की हो रही है। तो यहाँ पर बेटा कितना है, ये एक का मूल्य दिया गया है, एक का मूल्य है 30 रुपया। एक कुर्सी का मेज 30 रुपया, एक मूल का मेज 30, एक मेज का मूल 30 रुपया। तो यहाँ पर टोटल बेटा कितने हो रहे हैं, 16। 16 क्या हो रही है आपकी, कुर्सी और मेज हो रही हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक कुर्सी या मेज का मूल्य कितना है, 30 रुपया है। सही है। तो 16 क्या खरीदी हमने, 16 वस्तुएं खरीदी हैं, तो कितना हो गया, 16 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 16 3 48, मतलब 480 रुपया। मतलब 480 रुपया क्या हो रहा है बेटा, 10 कुर्सियों और 6 मेज जो हैं आपको 480 में मिल रही हैं। ये औसत का मतलब एक की बात की गई है। अगर 16 चीजें हैं, 16 का मतलब ये हुआ कि 480 की हो जाएंगी। एक चीज कितने की खरीदी जा रही है, 30 रुपए की। तो 16 चीजें खरीदी हैं, 10 कुर्सियां और 6 मेज खरीदी हैं, मतलब 16 चीजें खरीदी हैं। तो यहां से बेटा क्या हो जाएगा, 480 रुपया। ये किसका आ गया, 10 कुर्सियों और 6 मेजों का मूल्य निकल कर आ गया। अब क्वेश्चन ने आए कहा यदि एक मेज का मूल्य 40 रुपया हो। सही है। अब क्वेश्चन ने कहा है कि एक मेज जो है का जो मूल्य है वो 40 रुपया हो, 40 रुपया। तो मेजें बेटा कितनी है, 6 मेजें हैं। एक मेज का मूल्य 40 रुपया है, तो 6 मेजों को कितना होगा बताओ।
6 मेज का हो जाएगा 6 गुणा 40, ज़्यादा होगा ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई, इसका मतलब क्या हो जाएगा 240 रुपया। बताओ आ गया 240 रुपया। तो एक कुर्सी का मूल्य क्या होगा? अब यहाँ से बेटा अगर आप देखोगे तो 480 रुपया किसका आया है? ये इसमें आपकी 480 रुपये में आपकी कुर्सियों का भी मूल्य होगा, मेजों का भी मूल्य होगा, मतलब कुर्सी और मेज दोनों का मूल्य होगा, तब मिलाकर 480 रुपये हो रहे हैं। और यहाँ पर एक मेज आपकी 40 की मिल रही है, तो मेजें कितनी खरीदी हैं 6, तो कितनी की हो जाएंगी 240 रुपये की। यानी कि ये 240 रुपया है वो 6 मेजों का मूल्य है। अगर मैं आपसे एक बात कहूँ, एक बात मैं आपसे यहाँ पर कहूँ, पूछूँ आपसे, तो मुझे बताना। यहाँ पर मैंने लिख दी 10 कुर्सी प्लस 6 मेज, 10 कुर्सी प्लस 6 मेज। अगर मैंने इसके 480 के बराबर कर दिया तो बताओ मैंने कुछ गलत लिखा क्या? बताओ कुछ मैंने गलत लिखा है क्या? आप खुद देखो, क्वेश्चन ने कहा है इन दोनों को अगर हम बात करें, दोनों के मूल्य जो हैं, दोनों के प्राइस जो हैं, उनको जोड़ दिया जाए तो 480 रुपये में मिल रहे हैं। तो हमने 10 कुर्सी और 6 मेज इन दोनों को देखा, दोनों के मूल्य को कितने मिल रहे हैं 480 में। अब क्वेश्चन ने आगे नेक्स्ट लाइन में कहा था कि एक मेज का मूल्य 40 है, तो हमने देखा कि 6 मेजें हमने खरीदी हैं, तो 6 मेज का कितना हो गया 240। तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 6 मेजों का मूल्य कितना है 240 और 480। तो यहाँ से बेटा हमें 10 कुर्सियों का मूल्य मिलेगा या नहीं मिलेगा? बताओ। तो यहाँ से अगर हम 10 कुर्सियों का मूल्य निकालेंगे तो आपका क्या निकल कर आएगा? देखो 10 कुर्सी का मूल्य निकालेंगे तो 480 में से बेटा आप घटाओगे 240 के लिए, तो यहाँ से बेटा आपका बचेगा 240 रुपया। बताओ बच जाएगा। तो ये 10 कुर्सी जो हैं, हमने यहाँ से ये निकाल लिया कि 10 कुर्सी कितने की मिल जाएंगी बेटा? 240 रुपए की मिल जाएंगी। सही है। तो बात यहाँ खत्म नहीं होती है, क्वेश्चन ने आगे और भी कहा है। क्वेश्चन ने कहा है कि 10 कुर्सियों का हमें मूल्य मत बताओ, हमें एक कुर्सी का बता दो। कितने का? 10 कुर्सियों का मत बताओ, हमें एक का बता दो। तो भाई ये तो 10 कुर्सियों का निकल कर आ गया, और बताना कितने का है? एक कुर्सी का। तो 10 कुर्सियां मिल रही हैं इतने में, तो एक कुर्सी कितने में मिलेगी बेटा? कम में मिलेगी या ज्यादा में? 10 कुर्सी मिलेंगी कम में, और कम के लिए क्या होता है? भाग। तो यहां से आप देख सकते हो 24 रुपया। तो आप बोल सकते हो कि सर एक कुर्सी 24 रुपए की मिलेगी। बिल्कुल सही बोला आपने। कितने की मिलेगी? 25 रुपीज़ की एक कुर्सी 224 रुपए की मिल जाएगी। तो इसमें अगर आप चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका 3 वाला आपके क्वेश्चन के जो आंसर है उससे बिल्कुल मैच कर जाएगा। तो क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस पढ़ो अच्छे से, क्वेश्चन को समझ लो, क्वेश्चन आखिर क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन जो कह रहा है करते जाओ, अगर आपका कैलकुलेशन आती है तो आप आसानी से कर लोगे। क्वेश्चन से दोस्ती करने का प्रयास करो, तभी आपको बताएगा। अब क्वेश्चन से क्या है भाई, आप पढ़ोगे ही नहीं, जान पहचान ही नहीं करोगे, तो क्वेश्चन भाई आपको नहीं बताएगा कि किस तरह से होगा। जान पहचान का ही व्यक्ति क्या है आपके लिए बताएगा अच्छे तरीके से, अननोन पर्सन आपको एक बार को नहीं बताएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 53 पर। किसी धन का 25%, तो धन पता नहीं है तो हम मान लेते हैं बेटा एक्स का 25% कितना है? 400 रुपया है। तो वह धन बताइए, ये वाला धन पूछा गया है जो हमने माना है, वह धन। तो एक्स का 25 यहाँ से अपॉन में 100 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 400। तो एक्स की जब वैल्यू निकालोगे तो 400, सही है। ये उधर जाके क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, 25 नीचे रहेगा और 100 ऊपर पहुंच जाएगा। 25 से कम 25, 25 चौक 100। तो x की जो वैल्यू है बेटा क्या आ जाएगी? 1600। x की जो वैल्यू है वो क्या निकल कर आ जाएगी? 1600। इसका मतलब जो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो हमारा धन है वो क्या है? धन हमारा x माना था, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 1600 हमारा क्या आ गया? वो धन निकल कर आ गया। चलो आ जाओ अब क्वेश्चन नंबर 54 पर। फिफ्टी फोर 8.25 मीटर का 75 सेंटीमीटर कितना है?
कितना प्रतिशत है। तो हमने आपको बताया था कि इसमें जिस पार्ट के साथ में 8.25 मीटर का 75 सेंटीमीटर कितना है। तो जिस पार्ट के साथ में आपका का लगा हुआ है, किस पार्ट के साथ में लगा हुआ है का, ये देखो 8.25 मीटर का, तो तुलना किससे की जा रही है, किससे बात की जा रही है, 8.25 मीटर का 75 सेंटीमीटर कितना प्रतिशत होगा। तो जो हमारा बड़ा वाला पार्ट होगा एक बार को वो कहाँ रहता है, नीचे रहता है, आप ऐसा समझ सकते हो। और जिसके साथ में का लगा हुआ है बाद में, तो वो कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। और जो आपका जिसके साथ में का लगा हुआ नहीं है वो कहाँ रहता है, ऊपर। यहाँ से आप देख सकते हो तुलना किसकी की जा रही है, कंपेयर कहाँ से की जा रही है। तो आप देखोगे 8.25 मीटर का 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर क्या है आपका, कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर हमने नीचे लिख लिया, और 75 क्या है, ये सेंटीमीटर है, ये क्या है, मीटर है। और प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। अगर आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ पर सेंटीमीटर हो रहा है, यहाँ पर मीटर हो रहा है, तो आपकी यूनिट जो है सेम नहीं है। इट्स मीन्स क्या, ये आपका कट नहीं सकता है। तो हमें करना पड़ेगा भाई क्या, इसको चेंज किस में, मीटर करना पड़ेगा सेंटीमीटर में। सही है, सेंटीमीटर चेंज करना पड़ेगा। और सेंटीमीटर में जब चेंज करोगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा 1 मीटर बराबर होते हैं आपके 100 सेंटीमीटर। और तो 8.25 में कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। और पॉइंट यहाँ लग जाएगा, तो सेंटीमीटर ये हो गया इंटू 100। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, 25 से काटो, 25 तिया 75, 25 तिया 75, 25 तिया 75, 3 से काटोगे, यहाँ से 3 बन जाए 3, और 3 11 बन जाए। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 100/11। तो 11 नेम 99, यहाँ से आपका आ जाएगा ये 9 सही 1/11%। 9 सही 1/11%। तो ऑप्शन को चेक करेंगे। हाँ, तो इसमें क्या है, आपका मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ नहीं है। तो मिक्स फ्रैक्शन में क्या है, सिंपल फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो आपका आंसर यहीं पर आ गया। चलो आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 56 पर, सॉरी 55 क्वेश्चन पर। 55 क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर 55 पे आ जाओ। यहां पर अगर आप देखोगे तो कहा गया है कि 600 रुपए की साइकिल को 2% हानि पर बेचा जाता है। तो इसका मतलब 600 रुपए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्रय मूल्य दे रखा है, सही है। और 2% की हानि की बात की गई है, तो इसको तुरंत चेंज कर लो किसमें, मिक्स फ्रैक्शन में, सॉरी फ्रैक्शन में। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1/50। तो कोई भी चीज़ 50 की थी और 2% हानि का मतलब क्या हो गया, 1 की हानि। तो कितने में बेचोगे, 49 में। सही है, हाँ बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ये सीपी वाला पार्ट हो गया, एसपी वाला पार्ट हो गया। और क्रय मूल्य कितना है, 600 दे रखा है। तो 50 बराबर किसको हो जाएगा, 600 के। तो 1 बराबर हो जाएगा 600/50 के। इससे काटोगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा 12। तो 1 बराबर 12। और हमें निकालना क्या है, एसपी पूछा गया है कितने में बिकेगी। बिकेगा मतलब क्या हो गया, सेलिंग प्राइस की बात की जा रही। तो 1 बराबर 12 हो जाएगा। तो 49 इंटू 12, 12 ने में 108, और 12 चौक 48 और 10 आपका आ जाएगा 58, 588। इसका मतलब आपका ऑप्शन जो है 1 वाला बिल्कुल सही होगा। बताइए, जल्दी से बताओ, आ गया समझ में। अब क्वेश्चन नंबर बेटा अगर नेक्स्ट की बात करें तो क्वेश्चन नंबर आपका है 56। 56 क्वेश्चन बताओ जल्दी से, कौन कौन कर सकता है इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 56, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। अगर आपने क्लास को देखा है स्टार्टिंग से, मैं बता रहा हूँ सारी क्लास में डिटेल समझाया गया है। जो बच्चे हमारे साथ में जुड़े हुए हैं पहले से, उनको इतनी सी भी दिक्कत नहीं आ रही होगी, वो आंसर भी कर रहे हैं, देख सकते हो आप, लगातार आंसर भी दे रहे हैं। तो ये चीजें हैं, आप अभी जुड़े हो तो पुरानी क्लास को देख लो, एक तरफ से पढ़ के आ रहा हो। अभी यहाँ पर प्रैक्टिस चैट चल रहा है, इसमें वो डिटेल में जाकर नहीं समझा रहा हूँ। लेकिन चैप्टर की अगर बात करूँ तो चैप्टर में हर एक चैप्टर में छोटी से छोटी चीज डिटेल में जाकर समझाएगा, ये क्यों हुआ, क्या कारण है, कैसे चीजें बनती हैं, यूनिट कैसे सेम होंगी, यूनिट कब कटेंगी, कैसे कटती हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक बार देखो प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज आपके लिए मिल जाएंगी, फिर आपके हर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर बेचने से, इसका मतलब विक्रय मूल्य दे रखा है, कितना है 52.50। और कहा गया है कि 5% लाभ होता है।
और दूसरे में कहा 10% लाभ होता है। तो 5% का यहाँ से क्या मतलब हो गया, 5 एकम 5, 5 और 20, तो 1/20 हो गया। सही है। और यहाँ से क्या हो रहा है, आपका आ जाएगा 10 एकम 10, 10 दाई 100, तो यहाँ से आ जाएगा बेटा आपका 1/10 आ जाएगा। तो पहले क्या हुआ, इतने में बेचने पर 5% का लाभ हो रहा था, तो यहाँ पर मैं ऐसे कह सकता हूँ, इधर आ जाना नीचे। सही है। कोई भी चीज़ अगर आपकी, ये वाला हमेशा सीपी होता है, मैंने बताया था, तो सीपी बेटा कितना है आपका 20 है, और माइन यहाँ पर 1, इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर लाभ हो रहा है। तो 20 की चीज़ 1 के लाभ पर बेच दी, कितने में बेची होगी बेटा आपने, वो 21 में बेची होगी। कोई भी चीज़ 10 रुपये की थी और कहा गया है कि इतने के लाभ पर बेच दी, ये सीपी होता है, और ये क्या होगा आपका प्रॉफिट होगा। सही है। तो कोई भी चीज़ 10 की थी और प्रॉफिट लिया आपने 1 का, कितने बेची होगी बेटा, वो आपने 11 में। तो अगर इस क्वेश्चन की अगर बात करोगे तो हमने ये भाई यहाँ से जो आपका प्रतिशत लाभ था, हमने फ्रैक्शन में चेंज करके यहाँ पर रेशियो बना लिया सीपी और एसपी का, और दूसरी कंडीशन में कहा गया था कि 10% का वो लाभ लेना चाहता है, तब हमने वहाँ से इसका रेशियो बना लिया। लेकिन अगर आप यहाँ से अगर एक चीज़ देखोगे, जैसे मैं आपसे कहूँ कि कोई भी चीज़ अगर मान लो ये 5 रुपए का है, अगर आप पहले आपके मन में हुआ कि 5 रुपए का ये पेन है, मैं अपने दोस्त को यार 6 का बेचूंगा, आपने दोस्तों से कहा कि मैं 6 का बेचूंगा, मन में सोचा आपने, तो सोचा नहीं यार 5 रुपए का पेन है 6 में बेचूंगा, फिर बाद सोचा नहीं है मुझे कम फायदा होगा, मैं एक काम करता हूँ इसी पेन को 7 में बेच के देखता हूँ। मतलब आपने सोचा पहले 5 रुपए की चीज़ 6 में बेचने की सोची आपने, फिर आपने सोचा नहीं मैं यार 7 में बेचता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये जो मूल्य था, जो खरीदा हुआ मूल्य था आपके लिए, वो 5 ही तो रहेगा। आपने सोच लिया कि पहले मैं इस पेन को 6 में बेच कर देखता हूँ, फिर आपने सोचा नहीं यार मुझे तो यहाँ पर हानि हो रही है, मतलब कम लाभ हो रहा है, कम लाभ हो रहा है। फिर आपने सोचा कि यार नहीं मैं इस मार्कर को बेच के देखता हूँ 7 रुपए में, मतलब मुझे 2 रुपए का लाभ होगा ज़्यादा। तो बस आपने सोचा है। तो कहने का मतलब ये सीपी वाला जो पार्ट है, मतलब जो खरीदा हुआ मूल्य है, इस पेन का जो प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस है, वो आप देखोगे तो बराबर है या नहीं है बताओ। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बेटा अलग अलग हो रहा है, यहाँ 20 हो रहा है, यहाँ पर 10 हो रहा है। तो भाई आप जानते हो कि बराबर करना पड़ेगा हमारे लिए, चीज तो एक ही है, खरीदा हुआ मूल्य तो वही रहेगा। कोई भी चीज आप खरीद कर लाओगे तो ऐसा तो है नहीं कि आज आप 5 रुपए का लेकर आए ये इस मार्कर को, कल ये रखे रखे 6 रुपए का हो गया, नहीं हो सकता ना। तो वही चीज है यहाँ पर कि जो सीपी वाला पार्ट है, खरीदा हुआ मूल्य क्या रहेगा बेटा, हमेशा एक जैसा ही रहता है। तो भाई क्या करें ऐसी कंडीशन में, यहाँ पर 20 हो रहा है, यहाँ पर 10 हो रहा है, आप कहोगे सर क्या करें हम, तो कुछ मत करो, बराबर करना पड़ेगा हमारे लिए। यहाँ पर 20 है तो यहाँ पर भी 20 करना पड़ेगा। बात ये आती है हम करें कैसे, तो आपको बताया है कि हमें अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें इस वाले पार्ट में, तो इधर भी करना पड़ेगा, यहाँ पर भी 20, यहाँ पर भी 20। इसमें चाहे कुछ भी परिवर्तन हो जाए एसपी में, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन अगर कहता कि विक्रय मूल्य बराबर है तो हमें विक्रय मूल्य को एक जैसा करना पड़ता, लेकिन यहाँ पर अगर आप दिमाग लगाओगे तो सीपी तो आपका क्या रहेगा बेटा, एक जैसा ही रहेगा, क्रय मूल्य क्या रहेगा, एक समान ही रहेगा। तो हमें करना पड़ेगा क्या, इनके लिए बराबर। बराबर करने के लिए हमने इसमें 2 से क्या कर दी बेटा, मल्टीप्लाई कर दी। क्यों करी, क्योंकि आप जानते हो मैंने बताया था, अगर कोई भी एक पेरेंट्स है उसके लिए 2 बेटे हैं तो दोनों बेटे क्या होते हैं, समान होते हैं। तो एक नाम का सीपी है, एक लड़के का नाम है एसपी। अगर मान लो आपके पापा, आपके 2 भाई हैं, तो आपके लिए 5 रुपए देते होंगे, उसके लिए देते होंगे, समान होते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ, अगर इसके लिए 2 रुपए दिए तो इसीलिए देना पड़ेगा, वरना ये क्या हो जाएगा, नाराज हो जाएगा। भाई अब नाराज हो जाएगा तो फिर रोएगा, तो देख क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे, अब हमारा जो काम था हमने क्या कर लिया, बराबर कर लिए। तो यहाँ से बेटा आप देखोगे 20 और 21 हो जाएगा, और 22 जा 10 2 जा 20, और यहाँ से आपका हो जाएगा 22। अब देखो यहाँ से सीपी हमारा बराबर हो गया, हो गया। अब क्वेश्चन ने आपसे कहा क्या है, क्वेश्चन ने कहा है कि विक्रय मूल्य कितना है, 52.50। विक्रय मूल्य 52.50 है, तो 5% का लाभ होता है। इसका मतलब ये सीपी था और ये क्या था, एसपी था। तो अगर हम इसके बराबर कर दें तो बताओ कुछ हो सकता है क्या, एसपी ये है, एसपी ये है, ये रेशियो निकल कर आ गया और इतने में बेचा था। तो यहां से हम ऐसे कर सकते हैं, और कहा गया है कि 10% का लाभ उठाने के लिए कितने में बेचना पड़ेगा। तो यहां से अगर देख लो आप, तो एक की वैल्यू निकालोगे तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, 21, इससे कैंसिल करोगे तो यहाँ से 2100, इससे काटोगे ये आ जाएगा। ये सिंप्लीफाई कर लेना बेटा, ठीक है। तो यहाँ से 21 ढाई हो जाएगा, 21 दूनी 42 और 21 पंजे 105। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2.5, सही है। और 2.5 मतलब एक की वैल्यू आ गई 2.5
और कहा गया कितने में बेचना पड़ेगा, इसका मतलब 22 में बेचना पड़ेगा। तो 22 पंजे 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 5 55 और पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा। तो यहाँ से अगर आप चेक करेंगे तो 55 रुपया क्या आ जाएगा, उसके लिए 55 रुपये में बेचना पड़ेगा। ये वाली चीज़ें अगर हम बात करें, ये सब कुछ भाई बहुत अच्छे से समझाई गई हैं। आप नए हो, मुझे लगता है कि कुछ बच्चों को समस्या जरूर आएगी, क्योंकि ये जो आपको ट्रिक बताई जा रही है आपके लेवल की नहीं है। मैंने बेसिक से भी समझाया गया है, ट्रिक से बताया है, मतलब 2 से 3 मेथड आपको दिए गए हैं। तो जो सबसे बेस्ट मेथड है, जिसमें सबसे कम टाइम लगेगा, वो यही वाला है। बेसिक मेथड से करोगे तो आपका क्या है, क्वेश्चन की जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी। इसीलिए मैंने आपके लिए बेसिक बताया है, ये ट्रिक से ही बताया है, और भी मेथड मैंने बताए हैं। तो जो ज़्यादा बेटर लगता है उससे आप कर सकते हो। हालांकि मैं तो यही कहूँगा कि इस वाले मेथड को सीख लो, इस वाले मेथड में आपको समस्या नहीं आएगी। अभी यहाँ पर क्या है, 5% एक सिंपल नंबर में आपकी परसेंटेज वैल्यू दे रखी है। जहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन की बात आएगी वहाँ पर भी बहुत दिक्कत होगी आपके लिए। तब कहोगे सर हो क्या रहा है, तो भाई ये वाला एक ऐसा मेथड है जो आपको मिक्स फ्रैक्शन दे रखी हो, सिंपल फ्रैक्शन, सिंपल नंबर में परसेंटेज वैल्यू दे रखी हो, मिक्स फ्रैक्शन में परसेंटेज वैल्यू दे रखी हो, तो इस वाले मेथड में 1% समस्या नहीं आएगी। और बाकी बात करें, बाकी में दिक्कत बहुत ज़्यादा आएगी। तो इसीलिए इसको कर लो अच्छे से। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन को बेटा चेक करेंगे तो 55 बिल्कुल आ जाएगा। सही है, कोई समस्या है इस जगह पे हो रही है, कहीं पर हो रही है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दो, नेक्स्ट क्लास में आपको बता दिया जाएगा। सही है, ये काम आपका है भाई, पूछना। चलो क्वेश्चन नंबर आ जाओ जल्दी से 56 पर, 57 पर, 57 पर आ जाओ। पंकज किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। 20 दिन में समाप्त कर सकता है किसी काम को, तो काम तो एक ही होगा, 20 दिन में करता है एक काम। मैं कहूं 1 दिन में करेगा 1/20 काम करेगा। सही है। अब कहा गया है यदि वह 10 दिन तक कार्य करता है, सिर्फ और सिर्फ 10 दिन तक कार्य करता है, 20 दिन में कर रहा है एक काम, 1 दिन में कर रहा है इतना। अब भाई उसने काम कितना किया है, 10 दिन। जब हमें 1 दिन का काम निकल जाएगा तो 20 दिन का निकलवाए, 25 दिन का निकलवाए, कितने भी दिन का निकलवाए आप आसानी से निकाल सकते हो। तो 20 दिन में कर रहा है एक काम, एक दिन में करेगा 1/20 काम। तो पूछा गया है 10 दिन का काम, तो 10 दिन में क्या करेगा, ज़्यादा काम करेगा, ज़्यादा के लिए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 10 से कम 10, 10 दूनी 20। तो यहाँ से 1/2 काम निकल कर आ जाएगा। मतलब आप यहाँ से ओरली भी दिमाग लगा सकते हो कि 20 दिन में कर रहा है एक काम, 20 दिन में कर रहा है एक काम, तो 10 दिन में मतलब क्या हो रहा है, ये आधे दिन है तो आधा काम करेगा, मतलब 1/2 पार्ट काम करेगा। आ गया समझ में। तो ये क्या है, आपको करने की आवश्यकता नहीं थी, मैंने समझा दिया आप लोगों के लिए, जिससे क्या समझ में आ जाए। वैसे आप करोगे तो 20 दिन एक काम कर रहा है, तो 20 का आधा कितना हो गया, 10 दिन, आधे दिन हो गए, तो आधे दिन में आधा काम करेगा, तो 1/2 आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आ जाओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 58। 58 क्वेश्चन सभी बच्चे अपने आप करेंगे, सभी बच्चों को अपने आप करना है। 58 का आपके सामने 3 क्या हो गए, क्वेश्चन हो गए, जल्दी से इसका आंसर देंगे सभी बच्चे, ठीक है, 58 का। और नेक्स्ट पे आ जाओ 59। 59 भी आपका अगर देखोगे तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इसको हालांकि बता देता हूं मैं। 60 किलोमीटर तो चाल दे रखी है, 60 किलोमीटर पर आवर, और समय दे रखा है, सॉरी आपकी रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी है, रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी है कितनी, 400 मीटर, और 600 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई दे रखी है। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी दे रखी, 600 मीटर। अब क्वेश्चन ने कहा है कि कितने समय में भाई पार कर लेगी। जहां पर मैंने बताया था कि आ जाए रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, उसकी लंबाई दे रखी हो, प्लेटफॉर्म की लंबाई दे रखी हो, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। तो आप कहोगे सर इसमें चाल तो दे रखी है लेकिन दूरी दी हुई नहीं है। तो मैंने आपको बताया है, जब हमने स्पीड टाइम डिस्टेंस चैप्टर पढ़ा था उसमें मैंने डिटेल समझाया था कि जब भी यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी हो और प्लेटफॉर्म की लंबाई दे रखी हो, तो वहाँ पर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाता है बेटा, वो दूरी निकल कर आ जाती है। खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई वो वहाँ पर ऐड हो जाएगी। तो दूरी यहाँ से कितनी हो जाएगी बेटा, आपकी 600 + 400, और चाल कितनी दे रखी है, 60 किलोमीटर पर आवर। सही है।
अब यहाँ पर बेटा कितना आ जाएगा आपका 1000, ये मीटर आ गया, और अपॉन में क्या आ गया 60 किलोमीटर पर हावर आ गया। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए हमने बताया था जब तक यूनिट वाला पार्ट सेम नहीं होगा तो कर नहीं सकते किसी भी कंडीशन में। यहाँ पर किलोमीटर पर हावर है, यहाँ पर क्या है मीटर है। अब हम क्या करें बताओ, यहाँ पर एक काम कर लें क्या, हम जो मीटर दिख रहा है मीटर, इसको अगर हम चेंज कर लें किलोमीटर में तो कैसा रहेगा। देखो किलोमीटर में चेंज करोगे, आपको पता है कि 1 किलोमीटर बराबर क्या होते हैं 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है 1000 मीटर होता है। तो यहाँ पर 1000 मीटर में मैं बोल सकता हूँ 1 किलोमीटर होगा। बताओ 1000 मीटर बराबर किसके 1 किलोमीटर के बराबर है, तो 1000 में मैं बोल सकता हूँ 1 किलोमीटर होगा। तो ये बराबर है, इसका मतलब मैं 1000 की जगह पर क्या कर सकता हूँ बेटा 1 किलोमीटर को लिख सकता हूँ, लिख लूँ। बात एक ही है, चाहे आप 60 मिनट बोलो चाहे घंटे बोलो, फर्क है कुछ क्या, बस बोलने का तरीका अलग है, लेकिन दोनों की अगर बात करें तो समान है। ऐसे ही यहाँ पर 1000 मीटर बोलो चाहे बोलो 1 किलोमीटर, बात क्या है एक ही है। तो हमने क्या कर लिया भाई, इसको लिख लिया क्योंकि इसकी डिमांड थी। तो यहाँ पर देखो 60 किलोमीटर, ये है अपॉन का साइन है, ये कहाँ पहुँच जाएगा घंटा ऊपर पहुँच जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखोगे 1/60, 1 मिनट, इसमें आपका जो आंसर दिया हुआ है वो किस में है, हाँ सही है, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। देख लो पहले इतना देख लो, हाँ सही आया है, अभी घंटे में आ गया, सही है 1 घंटे में आ गया। और पूछा गया है मिनट में, आपके ऑप्शन जितने भी है मिनट में है। तो यहाँ से मैं ऐसे कह सकता हूँ ये 1 बटे आपका 60 आया है क्या, ये घंटा। 1 मिनट, ये बिल्कुल सही है, यहाँ से मीटर है, यहाँ से किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, यहाँ से 60 आ गया, दूरी बटे चाल घंटा, हाँ सही है। तो ये क्या आ गया आपका 1/60 घंटा आ गया, सही है। अगर मैं इसको मिनट में चेंज करना चाहूँ, मिनट में, ये आपका घंटा आया है बेटा, सही है। अगर मैं इसको मिनट में चेंज करना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा 60 से गुणा करनी पड़ेगी। तो यहाँ से 60 से करोगे तो कितना हो जाएगा, ये मिनट हो जाएगा 1 मिनट, सही है। आया समझ में, ये घंटा है। हमें बड़ी यूनिट से जब छोटी यूनिट में जाते हैं तो मैंने आपको बताया था, जब मेजरमेंट वाला चैप्टर पढ़ाया था मैंने बताया था बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाओगे तो क्या होता है बेटा आपको गुणा करनी पड़ती है। कितने की यहाँ पर घंटा है तो आपको गुणा करनी पड़ेगी 60 से। आपका अगर किलोमीटर से मीटर में जाना होता तो आप मल्टीप्लाई करते 1000 से। जब बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाओगे तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, जब आप छोटी यूनिट से बड़ी में जाओगे तो आपको करना पड़ता है बेटा भाग। तो इसमें ऑप्शन को चेक करेंगे तो ऑप्शन क्या है आपका, इसमें 4 वाला बिल्कुल सही हो रहा है। तो जल्दी से कर लेते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसके बाद क्लास को ऑफ करेंगे। टाइम ऑलरेडी क्या है आपका भाई निकल रहा है। जल्दी से लास्ट क्वेश्चन आज का, जल्दी से भाई बताओ इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन ने कहा है कि एक आयत की चौड़ाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है बेटा, सही है। और कहा गया है उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी है। तो जो लंबाई है बेटा इसकी, लंबाई जो है चौड़ाई से दोगुनी है, चौड़ाई x हो जाएगी तो क्या हो जाएगी बेटा 2x हो जाएगी, सही है। अब क्वेश्चन ने कहा है कि इसका क्षेत्रफल बताओ। तो क्षेत्रफल कैसे बताओगे, क्षेत्रफल 2, 1 मिनट, सॉरी, एक आयत की चौड़ाई दे रखी है ना बेटा, दे रखी है तो यहां से आपका कितना है 5 है, और ये वाली क्या है दोगुनी है। दोगुनी का मतलब कितना हो जाएगा बेटा 5 दूनी 10 हो जाएगी, और ये वाली क्या हो जाएगी बेटा 5 हो जाएगी। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें लंबाई पता होनी चाहिए, लंबाई कितनी है 10 और चौड़ाई कितनी है 5, यहाँ से क्या हो जाएगी 50, और ये मीटर में दे रखा है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, अगर सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, सही है। तो ऑप्शन को चेक करेंगे बेटा, तो ऑप्शन नंबर क्या है इसमें 4 वाला बिल्कुल आपके लिए सही नजर आएगा, ठीक है। तो आई होप आपके लिए क्लास पसंद आई होगी, इन क्वेश्चन को सभी कर लेना है। जो भी आपका डाउट रहता है तो भाई कमेंट सेक्शन कमेंट कर सकते हैं, और जो भी अगर आपकी समस्या हो रही है तो कर सकता है, ठीक है। आज ही क्लास में इतना ही करते हैं, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास साथ में। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय एंड टेक केयर।